हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके स्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और यहां पर लेके आए आप सभी के लिए क्लास 12th हिंदी के पता है कितने महत्वपूर्ण टॉपिक। कुल यहां पे 7 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए। जी हाँ, एक ही वीडियो में है, ऐसा नहीं कि अलग अलग हम लोग करने वाले हैं। यहाँ पे एक ही वीडियो में 7 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। कौन से कितने नंबर का आएगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, कौन से कितने नंबर का है वो भी बताने वाला हूँ। अब हमारा आ गया 2025 की बोर्ड परीक्षा। अब जब सर 2025 की बोर्ड परीक्षा आ गया है तो इसमें अपना दांव भी खोलेंगे, अपना रंग भी दिखाएंगे और अपने पड़ोसी के जलाकर राख भी कर देंगे। कुछ भी हो जाएगा नहीं, हमारे साथ तैयारी शुरू कर दीजिए यार। कुछ भी नहीं है यार, टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी नहीं है। मान के चलिए हमें पाने के लिए पूरी दुनिया है, हारने के लिए अपने पास कुछ भी नहीं है। होने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरी दुनिया है। 60 दिन बचा हुआ है, 60 दिन में हम तगड़ी तैयारी करवाएंगे। टेंशन मत लीजिएगा, हर एक वो क्वेश्चन करवा देंगे, हर एक वो पेपर करवा देंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। चैनल को दबाकर सब्सक्राइब करो यार और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे हम क्लास 12 हिंदी के 7 महत्वपूर्ण टॉपिक आप लोगों को बताने जा रहे हैं। जी हाँ, ये 7 महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं आपको बता दूं, सबसे पहला 10 नंबर का बहुविकल्पी आपके पेपर में आएगा। 10 नंबर का बहुविकल्पी में आएगा और यूपी बोर्ड का एकदम वायरल वाला एकदम प्रश्न है जो बार बार रिपीट होते हैं। आपको पता है सर, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं, कुछ ऐसे गद्यांश होते हैं, कुछ ऐसे पद्यांश होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं और जो रिपीटेड है कहीं ना कहीं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देन हमें उसे पढ़ना जरूरी है। सबसे पहला यहाँ पे आपका जो है प्रश्न वो है बहुविकल्पी। पहला और दूसरा जो है बहुविकल्पी रहते हैं 10 नंबर के, तो 10 नंबर का हमारा ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है यहाँ पे, वासुदेव सरग्रवाल का निबंध संग्रह है। अच्छा, वासुदेव सरग्रवाल का जो निबंध संग्रह है, वासुदेव सरग्रवाल सबसे पहले लेखक किसके हैं? तो सर ये लेखक हैं राष्ट्र के स्वरूप के। किसके लेखक हैं सर? राष्ट्र के स्वरूप के लेखक हैं। अच्छा, राष्ट्र सर है क्या? जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर जो पेड़ हैं, जो जन है, इनके द्वारा राष्ट्र का निर्माण होता है। तो पृथ्वी अगर आ रही है तो मातृभूमि आ रही ना। पृथ्वी क्या है? मातृभूमि है तो है। यानी डॉक्टर वासुदेव सरगवाल का निबंध संग्रह कौन सा है सर? मातृभूमि है। पृथ्वी पुत्र भी इनकी ही है। अगर पेपर में आ जाए सर पृथ्वी पुत्र, सर पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? पृथ्वी पुत्र भी सर जी किसकी है? वासुदेव सरग्रवाल की है। राष्ट्र का स्वरूप सर किसके लेखक हैं? राष्ट्र स्वरूप के लेखक वासुदेव सरग्रवाल है। ये सर है क्या? यह एक निबंध है। क्या है? यह एक निबंध है। दैट मतलब इस प्रकार से आपको क्या करना है, चीजों को याद करना है यार। कोशिश करना है जितना हो सके मेहनत करें, है नहीं? बाकी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम पूरी तैयारी करवा देंगे आपकी। अगला है यहाँ पे, अगला है यहाँ पे, अगर देखिएगा ऑब्जेक्टिव में अगर एक आध तो क्वेश्चन गलत हो जाए कि अलग की बात है भाई। इतना बनाते हैं यार, एक आध तो कभी कभी हो जाता है तो इसलिए माफी चाहते हैं। देख लीजिएगा, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक, संपादक मतलब सर लेखक। क्या होता है करेजा? लेखक होता है। एक बच्चा था, गुरुदेव करेजा मत बोला करिए। हाँ, फैमिली वालों के सामने देख नहीं पा रहे। अरे करेजा मतलब उनसे बता दीजिए दिल होता है। हमारे गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना, बस यही। अरे अभी वो आपको बाबू सोना बोलेंगे तो बोल देंगे अरे हमें गुरुदेव ये बोल रहे हैं। मतलब ये हमारे उस पे आप लोगों के ये हो रहा है। माफी चाहते हैं, मजाक कर रहे थे, एकदम सीरियसली मत लिया करें यार। मेरी बातों को सीरियस लेकर चलेंगे तो कहाँ तक पहुंचेंगे सर? कोई मतलब नहीं ना। तो बाल कृष्ण भट्ट, ध्यान देना। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? बाल कृष्ण भट्ट है। अगला यहाँ पे आलोचनात्मक कृति, कालिदास की लालिल योजना। आलोचनात्मक कृति है कालिदास की लालिल योजना। सर इसके लेखक कौन है? तो यहाँ पे एक आलोचनात्मक कृति है कालिदास की लालिल योजना, इसके जो लेखक हैं सर डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अभी यहीं पे एक प्यारा सा प्रश्न, अशोक के फूल कौन सर जी? अशोक के फूल के लेखक कौन है? तो अशोक के जो फूल है इसके सर लेखक जो हैं वो हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल के लेखक कौन है सर जी? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और आलोचनात्मक कृति है लालित कालिदास की लालित योजना, इसके लेखक भी कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी है। ध्यान देना। अगला यहाँ पे घ वाला क्या बोल रहा है? क्या भूलूं क्या याद करूं। ध्यान देना, क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा की रचना है? अच्छा, विधा मतलब क्या होता है गुरुदेव? प्रकार। क्या होता है सर? प्रकार होता है। प्रकार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइप। क्या भूलूं क्या याद करूं,
किस विधा की रचना यानी किस प्रकार की रचना है? तो यह एक क्या है? आत्मकथा है। यह क्या है? एक आत्मकथा है। क्या है? यह एक आत्मकथा है। अगला है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? कौन से उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? तो रानी नागफनी की कहानी। रानी नागफनी की कहानी, यह एक क्या है? उपन्यास है। इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई हैं। कौन है? हरिशंकर परसाई है। हरिशंकर परसाई किसके लेखक हैं? रानी नागफनी की कहानी के। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब चलिए, मैं आपसे बोला था प्रश्न नंबर 1 में 5 बहुविकल्पी आते हैं सर। प्रश्न नंबर 2 में भी आपके 5 बहुविकल्पी आएंगे। प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 दोनों में 5-5 बहुविकल्पी रहेंगे। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पे 2 का क क्या बोल रहा है? रीतिकाल की प्रमुख विशेषता नहीं है। जो रीतिकाल की प्रमुख विशेषता क्या-क्या नहीं है, उससे पहले जानते हैं हम लोग क्या-क्या है। तो रीतकाल की प्रमुख विशेषता प्रकृति चित्रण भी है, युद्धों का सजीव वर्णन भी है और मुक्त काव्य रचना भी है। इसमें ईश्वर की वंदना की चीजें नहीं थी, तो इसलिए यह रीति काल की प्रमुख विशेषता नहीं है। ठीक है, अगर भक्ति काल किया जाता तो सर उसमें भक्ति काल में ईश्वर की वंदना है, ईश्वर की वंदना है, तो इसको आप कर सकते हैं। अगला यहाँ पे ख वाला, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? हुंकार, रश्मिरथी, रेणुका या फिर चित्राधार? तो रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो है चित्राधार। चित्राधार किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की है। यामा भाई साहब, ये एकदम स्टार वाला ठोको यार, एकदम स्टार वाला 3 स्टार यहाँ पे लगा सकते हैं। क्या यहाँ पे यामा रचना है? यामा रचना किसका है? महादेवी वर्मा का है। इसको 3 स्टार मारो क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। यहाँ पे यामा रचना किसका है? महादेवी वर्मा का है। राइट ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा, महादेवी वर्मा। क्या हो जाएगा सर? महादेवी वर्मा। अगला यहाँ पे प्रश्न नोटेड करिए, यहाँ पे घ वाला, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल किसने नाम दिया था? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए जो चारण काल नाम दिए थे वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया था? वो दिया था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। याद कर लीजिए, किसने दिया था? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने दिया था। हमारे साथ इसे तैयार कर लीजिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न क्या है? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था? तो ध्यान देना, रामधारी सिंह दिनकर को मिला था, महादेवी वर्मा को मिला था, सुमित्रानंदन पंत को मिला था, लेकिन जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको नहीं मिला था? जयशंकर प्रसाद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। और यहाँ पे आपका 10 नंबर क्लियर होता है सर। कितने नंबर? 10 अंक यहाँ पे आपके फिक्स हो रहे हैं। ये आप तैयार कर लीजिए, ठीक ना। अगला यहाँ पे सर तीसरा वाला है सर। तीसरा वाला क्या, ध्यान दीजिएगा, तीसरा वाला यहाँ पे बोल रहा है, ये जो तीसरा वाला आता है ये 10 नंबर का आता है सर। कितने नंबर का आता है सर? 10 नंबर का सर पेपर में आता है। 5 सवाल होते हैं, हर एक सवाल 2 नंबर का, 10 नंबर का आएगा। दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवनी शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितना धर्माचारों, विश्वासों, उत्सव और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है और संघर्षों से मनुष्य मनुष्य नई शक्ति पाई है। सबसे पहला मैं आपसे ये बोलूंगा कि सर ये कहाँ से लिया गया है? सर ये कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है? एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिख रहा है? सभ्यता और संस्कृति। आप आंसर पे मत जाओ, सबसे पहले इसी में तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनके द्वारा हमें ढूंढना है कि सर लेखक कौन है। लेखक के साथ साथ ये कौन से चैप्टर से लिया गया है। हमें तो आंसर तो दे लेंगे, अगर ये पता हो गया ना तो 8 नंबर फिक्स ही हो जाएगा। बचा 1-2 नंबर इधर उधर से गुरुदेव लहा लेंगे हम, उसकी परेशानी नहीं है। सबसे पहले आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए सर। हमें करने का तरीका मालूम है ना तो सर हम डरेंगे नहीं किसी से। और मैं आपको वैसा बिल्कुल व्यक्ति नहीं बनाऊंगा जिसकी वजह से आप डरे। मैं चाहता हूं कि हमारे एसकेएम स्टडी के जो स्टूडेंट हैं जब भी बैठे बोर्ड में एकदम फाड़ते चीरते रहे, एकदम हराते रहे, और जब पेपर देने जाएं तो एक बार एकदम नारा लगा के आए, भाई साहब कि एकदम आग लगा दिए गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आग लगा दिए है कि नहीं, आज आग लगा देंगे, ठीक है ना। भाई साहब पता है पिछले 2024 का जो बोर्ड परीक्षा हो रहा था तो
उस समय मतलब समझ सकते हैं कि आप लोगों का जो हाइप क्रिएट हुआ था इस बार, बड़ी मजा आई थी और मुझे आशा है कि उसका कई गुना ज्यादा आप लोग इस बार अपना प्यार देने वाले हैं। आप लाइव क्लास में चले जाइए, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, लाइव क्लास में चले जाइए, लाखों की संख्या में छात्र जुड़ते हैं, क्योंकि हम जो पेपर देते हैं पूरे यूट्यूब पे चैलेंज के साथ 95% प्रश्न फंसा देंगे। कोई कितना बोलता रहा भाई, बोलने के लिए तो यहाँ पे हजारों लोग बोलते रहते हैं, लेकिन मैं चैलेंज दूंगा अपने पेपर से 95% फंसा देंगे, बाकी कॉपी पेस्ट तो लोग करते हैं, है कि नहीं। चलिए सर, वह सभ्यता और संस्कृति, ये सभ्यता और संस्कृति शब्द आ रहा है सर, करेजा सभ्यता और संस्कृति आ रहा है, तो समझ लीजिए कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है गुरुदेव सभ्यता और संस्कृति से। कहाँ से? हमारे चैप्टर का नाम क्या देखिएगा यहाँ पे, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे ये है, अरे यार यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे ध्यान देना। हाँ यहाँ पे आया है, यहाँ पे देखिए, मुझे मानव जाति के दुर्दम हजारों वर्षों की सभ्यता और संस्कृति की वृथा मोह से कितना धर्मचारों विश्वासों उत्सव और धोती भाती चली आ रही है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे सभ्यता, संस्कृति और विश्वास, उत्सव, धर्माचारों, जब ये शब्द आए तो वो लिया गया है अशोक के फूल से। कहाँ से लिया गया है सर जी? अशोक के फूल से लिया गया, ध्यान देना, अशोक के फूल से लिया गया है। और अशोक के फूल के लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद करने का तरीका क्या है कि फूल हजारों की संख्या में होते हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, दैट्स ऑल। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेखक को क्या स्पष्ट दिखाई दे रहा है? तो देखिए क्या दिखाई दे रहा है, लेखक को क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखना, मुझे मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है, साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, साफ दिखाई दे रहा है। और तो क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक को सभ्यता और संस्कृति का मिला जुला रूप तथा सभ्यता और संस्कृति के मनुष्यों की जीने की इच्छा प्रबल दे रही है, यही आपको दिखाई दे रहा है, दैट्स ऑल। अगर मान लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे यूनिक करना है तो कुछ नहीं करना है, बस यही लिख लीजिए, मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आंसर जो है ये अलग है, इससे ये अलग है, तो इसको काट के आप यही कर लीजिएगा, ये पहले वाले का आंसर सबसे सस्ता और सरल है, 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है, कोई काटेगा नहीं, कोई काटेगा नहीं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, देखिएगा, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, तो ऊपर देखना, मनुष्य ने नई शक्ति किससे पाई है, तो मनुष्य की जीवनी बड़ी निर्मम है। फिर यहाँ पे संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है, संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है, ये दूसरे का आंसर हो जाएगा, ये दूसरे का। अब उत्तर भाई साहब आप अपने लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट एग्जैक्ट आंसर यही हो जाएगा कि संघर्षों से मनुष्यों ने नई शक्ति पाई है। अब इसमें थोड़ा देखिए बदल दिया गया है कि मनुष्य ने नई शक्ति अपने द्वारा दैनिक रूप से किए गए संघर्षों से पाई है, बस वही और कुछ नहीं है। अगला यहाँ पे धर्माचारों और विश्वासों का अर्थ लिखिए, तो धर्माचार का मतलब होता है किसी विशेष धर्म का प्रचार करने वाला धर्माचार कहलाता है। विश्वासों मतलब किसी मनुष्य के प्रति निश्चित धारणा रखना, मतलब विश्वास जताना, ये क्या कहलाता है, विश्वासों कहलाता है, यानी विश्वास है उस पे। अभी आपका दोस्त है, आप उसके साथ घूमने चले जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि उस पर आपको विश्वास है, तो वो एक मनुष्य है, उसके प्रति आप क्या करें, निश्चित एक धारणा रख लिए हैं कि हाँ ये हमारे साथ कोई घटिया काम नहीं करेगा, कुछ भी हो जाएगा ही नहीं। अगला यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें बच्चों का सर दर्द होता है, क्या होता है, सर दर्द होता है, लेकिन सर दर्द का रामबाण इलाज है गुरुदेव हकीम आलम। कहाँ है भैया, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, एकदम एकदम रामबाण इलाज है भैया, आ जाइए यहाँ पे। क्या यहाँ पे, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। अच्छा मैंने देखा भाई साहब एक एक से एडवर्टाइजमेंट होते हैं भाई साहब, अभी चली जाए ना, रोगी 2 घंटे में एकदम हो जाएगा कंप्लीट। भाई ये सब क्या है, ये सब क्या है, माफी चाहते हैं लेकिन ये सब लिखा रहता है, ये आलम वो आलम, मतलब कि उन्होंने एडवर्टाइजमेंट। और बंगाली बाबा है कि नहीं, बंगाली बाबा, यार भाई साहब एक जबरदस्त टैगलाइन होती है। चलिए सर यहाँ पे, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब इसको हमें क्या करना है, हमें चीजों को बस बढ़ा चढ़ा के लिखना है, और कुछ करने की सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और कुछ करने की बिल्कुल भी सर जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए सर, अब सारे रोग का बस एक ही इलाज है, इसी को बढ़ा चढ़ा के लिख दो, आपका काम खत्म। कि लेखक ने मनुष्य के जीवन के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा है कि मनुष्य का जो जीवन जीने का तरीका है वो बड़ा ही ममताहीन और क्या है सर, निष्ठुर है।
बस दैट्स ऑल। अगला और नीचे आ जाइए, प्रश्न क्या है? पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम मैंने आपको बताया था। पाठ उपयुक्त गद्यांश अशोक के फूल पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है सर? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, है कि नहीं? कोई दिक्कत? 15 मिनट में इसका इलाज हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं। कर लोगे आप? कमेंट बॉक्स में छापिए कर लेंगे, बिल्कुल गुरुदेव कर लेंगे, कर लेंगे। अगला टॉपिक लो भैया, अगला टॉपिक लो। अगला टॉपिक क्या है आपका? वो है आपका लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए इनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द। यहाँ पे एक टैगलाइन जुड़ गई है, अधिकतम शब्द मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम 80 शब्द लिख सकते हैं। 100 शब्द यहाँ पे बोर्ड जो है वो मनाही कर देता है लिखने के लिए, क्योंकि लिखने के लिए आप 10-20 पेज लिख डालोगे, जीवन परिचय लिखने के लिए बहुत सारा चीज लिख डालोगे, लेकिन बोर्ड बोलता है कि अधिकतम 80 शब्दों में लिखिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ 3 है, वासुदेव सुब्रवाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी। तो मैंने यहाँ पे डॉक्टर वासुदेव सुब्रवाल का लिया है साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय हटा के साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे? डॉक्टर वासुदेव सुब्रवाल हिंदी साहित्य में प्राचीन संस्कृति एवं पुरातत्व के मर्मम विद्वान थे। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 1904 ईस्वी में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बाल्यकाल लखनऊ में ही बीता। इन्होंने अपनी शिक्षा वहीं से प्राप्त की और इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से बीए, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा इन्होंने क्या किया? उत्तीर्ण किया। इसी विश्वविद्यालय में इन्होंने अपना शोध प्रबंध प्रस्तुत किया और बाद में डी.लिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष एवं आचार्य रहे। पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा उनके साहित्य का इन्होंने गहन अध्ययन किया और इस विद्वान ने सन 1967 में इस नश्वर शरीर को छोड़ दिया। इनकी कृतियां कौन कौन सी हैं? निबंध संग्रह में भारत की कला, पृथ्वीपुत्र कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष वागन धारा। समीक्षा ग्रंथ कौन कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत, कालिदास कृत मेघदूत की संजीवनी व्याख्या। उसके बाद शोध ग्रंथ कौन कौन से हैं? पालीन कालीन भारत, भाषा शैली, तो इनकी भाषा शैली शुद्ध एवं परिष्कृत खड़ी बोली इनकी भाषा शैली थी, ठीक है ना। उसके बाद आपके पेपर में आएगा लेखक। लेखक ने भैया कवि आएंगे, कौन है यहाँ पे? कवि आएंगे भैया, ये कवि है। क्या है करेजा भैया? कवि है। क्या है? कवि है। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृतियों पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द 80 शब्द में मैम आपका इसका आंसर लिखना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। तो यहाँ पे जो देना है अयोध्या सिंह उपाध्याय बोले तो हरिऔध का देना है साहित्यिक परिचय। यहाँ पे डालना चाहे तो जीवन परिचय हटा के साहित्यिक परिचय लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म 15 अप्रैल 1865 ईस्वी को आजमगढ़ जिले के निजामाबाद गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह और माता का नाम रुक्मणी देवी था। मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात इन्होंने काशी के क्वींस कॉलेज में प्रवेश लिया, किंतु अस्वस्थता के कारण इन्होंने बीच में ही अपना विद्यालय छोड़ना पड़ा। तत्पश्चात इन्होंने घर पर ही फारसी, अंग्रेजी और संस्कृत भाषाओं का इन्होंने अध्ययन किया। इनका विवाह आनंद कुमारी के साथ संपन्न हुआ और 1947 में निजामाबाद में इनका क्या हो गया? देहांत हो गया। इनके प्रमुख जो रचनाएं हैं यहाँ पे जैसे नाटक कौन कौन से हैं इनके? प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिणय, उपन्यास प्रेम कांत्या, ठेठ हिंदी का ठाठ, अध खिला फूल, काव्य ग्रंथ प्रियप्रवास, रस कलश, चुभते चौबदे, वैदेही वनवास। प्रियप्रवास हरिऔध जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है और यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। उसके बाद आपका आएगा पेपर में लोकोक्तियां और मुहावरे। तो कुछ इंपॉर्टेंट लोकोक्तियां मुहावरे हैं, रट लीजिए। जैसे यहाँ पे सबसे पहला, मुख में राम बगल में छुरी, अर्थात कपटपूर्ण व्यवहार करना। वाक्य प्रयोग, राम और श्याम दोनों अच्छे मित्र हैं परंतु मौका पाते ही एक दूसरे की बुराई शुरू कर देते हैं। यही तो बात हुई ना, मुख में राम बगल में छुरी। दूसरा है यहाँ पे आपका, होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात, अर्थात प्रतिभाशाली व्यक्ति के लक्षण हाँ आरंभ से ही दिखने लगते हैं। वाक्य प्रयोग, लाल बहादुर शास्त्री की सरलता और विद्वता बचपन में ही दिख गई थी और इसीलिए होनहार वीर बलवान के होत चिकने पात वाली कहावत उन्हें इन्होंने चरितार्थ किया, मतलब उसमें दिखाई दे रही थी। अगला है यहाँ पे क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना, अर्थात स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग, प्रत्येक माँ बाप का सपना होता है कि उनके बच्चे अपने पैरों पर क्या हो जाएं? खड़े हो जाएं। अगला यहाँ पे दाल में काला होना, दाल में काला होना अर्थात संदेह होना। वाक्य प्रयोग,
नकलची छात्रों को देखकर यह लगने लगता है कि दाल में कुछ न कुछ क्या है काला है, या फिर 12 बजे रात यहाँ पे घूम रहे हो, कहीं ना कहीं दाल में क्या है, कुछ काला है। अगला आपके पेपर में आएगा शब्द युग्म, इसको भी देख लेते हैं। भवन और भुवन, तो भवन मतलब क्या होता है, घर होता है, मकान होता है। भुवन मतलब संसार होता है, तो याद कर लीजिए मकान और क्या हो जाएगा, संसार हो जाएगा। अगला यहाँ पे सूत और सूत, तो ये सूत मतलब क्या होता है, पुत्र होता है, और ये सूत मतलब क्या होता है, धागा होता है। तो पुत्र और क्या हो जाएगा, धागा हो जाएगा। फिर यहाँ पे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जैसे यहाँ पे जनक, कनक, स्नेह। तो जनक मतलब जन्म देने वाला, और क्या होता है, राजा होता है, और पिता भी होता है। क्या होता है, पिता भी होता है। कनक मतलब सोना होता है, और क्या होता है, धतूरा होता है। स्नेह मतलब प्यार होता है, और क्या होता है, चिकनाई होता है। क्या होता है, चिकनाई होता है। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, जैसे यहाँ पे है जिसकी कोई उपमा ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुपम। जिसकी कोई उपमा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनुपम। 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है, 100 वर्षों के समय को हम लोग शताब्दी बोलते हैं। 100 वर्षों के समय को हम लोग क्या बोलते हैं सर, शताब्दी बोलते हैं। क्लियर है, चलिए अगला यहाँ पे पेपर में आएगा निबंध लेखन। क्या आएगा सर, निबंध लेखन। जो 7वां टॉपिक है वो आएगा निबंध लेखन। क्या आएगा सर, निबंध लेखन। ये कितने नंबर का आता है, ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों बच्चों के लिए 9 अंकों का आता है सर। 9 अंकों का आता है, 9 नंबर का आता है, तैयार कर लीजिएगा। मैं आपको लिखने का तरीका बताऊंगा। जनसंख्या नियंत्रण, नैतिक शिक्षा का महत्व, खेलकूद का महत्व, सोशल मीडिया का अभिशाप और वरदान। हम यहाँ पे ले रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध। जनसंख्या नियंत्रण पर निबंध, ये हम लोग निबंध लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप प्रस्तावना डालिए। क्या डालिए, प्रस्तावना। प्रस्तावना में आप जनसंख्या के बारे में लिखिए है क्या। तो जनसंख्या एक जगह पर रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किए जाने वाला शब्द है। भारत में जनसंख्या सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है, और इस साल हमने अपने देश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मनाई है, और इस अवसर पर देश में चली आ रही समस्याओं पर नजर केंद्रित करना स्वाभाविक है। दुनिया का करीब 17% आबादी भारत में रहती है, जिससे यह दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कई कारण हैं। भारत में आबादी के विकास के मुख्य कारणों में से निरक्षरता, गरीबी, जनतंत्र विधियों के बारे में लोग नहीं जानते हैं। हाँ, अब जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले क्या-क्या कारक हैं, ये देख लीजिए। जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, तो सबसे पहले जानते हैं जनसंख्या घनत्व है क्या? तो किसी भी क्षेत्र में आबादी के घनत्व की गणना उस क्षेत्र की कुल संख्या को लोगों द्वारा विभाजित करके किया जाता है। कई कारणों से जनसंख्या का घनत्व अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग होता है। कुछ कारक है जो किसी क्षेत्र में आबादी के घनत्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, जो कि निम्नलिखित प्रकार से। पहला जैसे जलवायु, साधन, संस्कृति और राजनैतिक कारक। देखिएगा मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ, आप ये सब आप हेडिंग डाल के लिखते चले जाएंगे कि जैसे कि जलवायु कैसे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। अत्यंत गर्म ठंडे मौसम वाले स्थान पर बहुत कम आबादी है, तो दूसरी ओर जिन स्थानों पर लोग मध्यम जलवायु वाला आनंद लेते हैं वे घनी आबादी वाले होते हैं। मतलब जलवायु से भी कहीं न कहीं जनसंख्या पर प्रभाव पड़ता है। आप क्या कश्मीर में रहने जाएँगे? नहीं जाएँगे, क्यों? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा सर ठंडी पड़ती है, और जब बहुत ज़्यादा ठंड प्रदेश है, वहाँ पे आप नहीं रुक सकते, वहाँ से भाग लेंगे। और जहाँ पे नॉर्मली है, जैसे अपना यूपी है, तो यूपी में जलवायु जो होता है एकदम नॉर्मल रहता है, तो यहाँ पे लोग आके रहते भी हैं, एन्जॉय भी करते हैं। बिहार है, ठीक है ना? फिर साधन, जहाँ पे ज़्यादा साधन रहेंगे, वहीं पे तो लोग रहेंगे। आप देखेंगे शहर में लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, गाँव में चले जाएँगे घर दूर-दूर पाएँगे, लेकिन शहर में सब पास ही पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साधन अच्छे हैं। तेल, लकड़ी, कोयला जैसे संसाधनों की अच्छी उपलब्धता वाले क्षेत्रों में आबादी घनी होती है। जहाँ इन बुनियादी संसाधनों की कमी होती है, वे क्षेत्र कम आबादी वाले होते हैं। उसके बाद सामाजिक, संस्कृति और राजनीतिक कारक भी हैं, ठीक है ना? फिर प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, तो ये सब हेडिंग बना-बना के लिख सकते हैं। उसके बाद जनसंख्या नियंत्रण की विधियाँ कौन-कौन सी हैं? कैसे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है? सबसे पहले शिशु मृत्यु दर, मतलब ये है कि पहले बच्चे जन्म लेते थे, मर जाते थे क्योंकि इतनी सुविधाएँ नहीं ले होती थी, और अब बच्चे जन्म लेते हैं, उनको जिंदा कर लिया जाता है, जिसकी वजह से जनसंख्या और तेजी से वृद्धि हो रही है। तो ये लिख सकते हैं इसमें। हाँ, फिर 2 बच्चों के मापदंडों को अपनाना, 1 हम 2 हमारे 2 को अपनाना, बल्कि हम 2 हमारे 10 नहीं, पैदा ही किए जा रहे हैं। इतना पैदा कर ले रहे हैं कि घर में भोजन का ठिकान नहीं, लेकिन बच्चों को पैदा कर ले रहे हैं। बाल विवाह पर नियंत्रण, भैया अगर ब्याह हम बच्चों का 21 साल की उम्र में करेंगे, तो जो 18 साल में उम्र में कर दे रहे हैं, 16 साल में उम्र में कर दे रहे हैं, मान लीजिए 16 साल में उम्र में शादी हो गई, अब वो बच्चा पैदा किए जा रहा है, 21 साल आने तक वो पांड पैदा कर लिया, और जब उसकी शादी 21 साल की एज में की जाएगी,
तो ज़ाहिर-सी बात है वो इतना सक्षम हो जाएगा, उसके अंदर इतना विवेक रहेगा कि वो 1 या 2 बच्चे पैदा करेगा, उससे ज़्यादा नहीं करने वाला। परिवार नियोजन को अपनाना, ठीक है ना? मतलब ऐसी कई सारी विधियाँ हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करना है, ठीक है ना? भैया एन्जॉय करो कोई बात नहीं, बट सरकार भी इस पे थोड़ा-सा ध्यान देगी तो सही रहेगा। फिर लास्ट में लिखे उपसंहार, आज भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए नियमित रूप से उपाय किए जा रहे हैं। अलग-अलग माध्यम का प्रयोग करके भारत की जनता को समझाने की कोशिश की जा रही है। विज्ञापन, प्रचार पत्र, अखबार, रेडियो विज्ञापन आदि का प्रयोग भी किया जा रहा है। तो ये है आपका क्लास 12th हिंदी के 7 इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपके पेपर में सर छपेंगे प्रश्न इस बार आपके बोर्ड पेपर में। आप ये 7 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा और मैं इसी प्रकार से आपकी पूरी हिंदी की तैयारी करवा दूँगा, आप चिंता मत करिएगा सर। हर एक सब्जेक्ट की करवा देंगे। चैनल को सर सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।